हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरडी एजू वर्ल्ड। विद्यार्थियों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भिन्न के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फ्रैक्शन। ठीक है, और आज इस टॉपिक के अंदर हम लोग भिन्न से जुड़े हुए कुछ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि भिन्नें कितने प्रकार की होती हैं, भिन्नों के कुछ ऑपरेशंस होते हैं, मतलब कुछ संक्रियाएं भी होती हैं, जैसे कि भिन्नों को जोड़ना, भिन्नों को घटाना, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग, ऐसी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जिनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले विद्यार्थियों, मैंने चैप्टर 1 यानी कि नंबर सिस्टम और होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या, इसके मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपने इस यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले मेरे चैनल पर आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिसमें आपके दोनों के दोनों चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उन सारे चैप्टर्स को मैंने बहुत ही विस्तार से समझाया है और एक एक पॉइंट मैंने आपका उसमें क्लियर किया है, जिससे कि अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन को एक शॉर्ट मेथड से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इस चीज़ के बारे में भी मैंने उसमें आपको बताया है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको उन सारे वीडियोस के या जो कुछ भी मैं यहाँ पे अब आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो सारे के सारे पीडीएफ नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल जो हम आपके लिए डालते रहते हैं वो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। सबसे पहले बेटा हम लोग बात करेंगे कि भिन्न भिन्न हम कहते किसको हैं। ठीक है, फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, आप यूं समझ लो कि जैसे कि मान लिया मैंने यहाँ पे एक शेप बनाई, एक शेप मैंने यहाँ पे बनाई और वो जो शेप है ये पूरी है, एक आकृति ऐसी है जो कि पूरी है, कहीं से कटी नहीं है, ठीक है, या कहीं से भी इसको शेड नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। ये एक ऐसी आकृति है जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बनी हुई है। इसको हम स्क्वायर मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये एक वर्ग का काम कर रही है, एक स्क्वायर का काम कर रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बेटा बोला आपसे कि ये जो हमें आकृति दी जा रही है ये होल है, होल फिगर है ये, यानी पूरा है, कहीं से भी इसको काटा नहीं गया, कहीं से भी इसको शेड नहीं किया गया। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस पूरी आकृति को यानी कि इस स्क्वायर को आप 4 बराबर भागों में बांटो, मैंने क्या कहा, मैंने ये नहीं कहा है कि आप इसको 4 भागों में बांटो, मैंने आपसे ये कहा है कि इसको 4 बराबर भागों में बांटो। तो बेटा 4 बराबर भागों में बांटने के लिए आपको सबसे पहले इस आकृति को 2 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मान लिया कि ये हमारे पास में एक पूरा स्क्वायर दिया गया है, एक वर्ग दिया गया है, और अगर मैं इसको 2 बराबर भागों में बांटता हूं तो या तो मैं इस तरह से एक लाइन बीच में से खींच दूंगा वर्टिकल, या फिर मैं इसको हॉरिजॉन्टल भी डिवाइड कर सकता हूं, ऐसे करके हो सकता है ना। तो देखिए ये पूरा एक होल स्क्वायर था, अब इस होल स्क्वायर के मैंने 2 इक्वल पार्ट कर दिए, एक पार्ट ऊपर का हो गया, एक पार्ट नीचे का हो गया। क्लियर। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा था अभी कि इस स्क्वायर को हमें क्या करना है, 4 बराबर भागों में बांटना है, 4 बराबर भागों में। तो क्या करेंगे बेटा, एक वर्टिकल लाइन और ड्रॉ कर देंगे हम यहां से इस तरह से। अब देखिए एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, एक ये हो गया। अगर मैं यहां से किसी एक पार्ट के बारे में बात करता हूं, जैसे मान लिया ये वाला पार्ट मैंने यहां से सिलेक्ट कर लिया और इसको मैंने बेटा कर दिया शेड। ठीक है, इसको मैंने शेड कर दिया। अब मैं अगर आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये बताओ कि ये जो पोर्शन मैंने यहां पे शेड किया है ये इस पूरे स्क्वायर का कौन सा पार्ट है, तो अब आप क्या बताओगे। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इस पूरे स्क्वायर के 4 भाग कर लिए, कितने, 4, तो नीचे हमने लिख दिया 4, है ना। अब देखो इसमें हमने कितने पार्ट को शेड किया है, 4 पार्ट थे ना, इसमें 4 ही पार्ट तो थे। अब 4 पार्ट में से मैंने एक पार्ट को शेड कर लिया, कितने पार्ट को, एक पार्ट को, तो मैं 1 को लिख दूंगा ऊपर। तो इस तरह से जो यहां से एक फ्रैक्शन बन के तैयार हुई, वो फ्रैक्शन क्या बन के तैयार हुई, 1/4। ठीक है, यानी कि 1/4।
अगर मैं यहां पे ये बात करता हूं कि जैसे मान लिया मैंने इसको और शेड कर दिया, ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने और शेड कर दिया यहां से। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये बताओ कि पूरे स्क्वायर का ये कितना पार्ट यहां पे शेड हुआ है, कितना पार्ट यहां पे शेड हुआ है, तो आप क्या बोलोगे कि सर 4 पार्ट तो टोटल थे और उसमें से आपने 2 पार्ट को शेड कर दिया। कितने पार्ट्स को? 2 को। तो मैं 2 यहां पे ऊपर लिख दे रहा हूं। आगे समझ में बात? फ्रैक्शन हम लोग कैसे बनाते हैं? फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन बेटा ऐसे होती है कि अगर किसी भी एक पूरी आकृति को हम कुछ भागों में बांट दें तो वो जो भाग निकल के आते हैं उन्हीं को हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं, यानी कि भिन्न कहते हैं। अब इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा मैथमेटिकली फॉर्म में पढ़ेंगे, तो मैथमेटिकली फॉर्म में इसकी डेफिनेशन बेटा क्या बनेगी वो पढ़ते हैं हम लोग। जो संख्या, ऐसे लिखेंगे इसको, जो संख्या अंश 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 को बेटा कहते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में न्यूमरेटर। क्या कहते हैं इसको? न्यूमरेटर। जो संख्या अंश व हर के रूप में, हर को बोला जाता है डिनोमिनेटर। हर के रूप में लिखी हो उसे भिन्न कहते हैं। भिन्न का मतलब बेटा क्या हो गया? फ्रैक्शन। उसे भिन्न कहते हैं। इसकी एक कंडीशन होती है, इसकी एक शर्त भी होती है, और वो शर्त कुछ इस तरह से है कि जो हर होता है ना, हर क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। हर क्या होता है, डिनोमिनेटर कहाँ होता है, न्यूमरेटर कहाँ होता है, वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको क्लियर करूंगा। कि ये जो हर होता है, ये हर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। अब हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें से न्यूमरेटर कौन सा है, यानी कि अंश कौन सा है, और हर कौन सा है, वो अब हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, ऊपर वाला जो नंबर होता है, इस ऊपर वाले नंबर को कहा जाता है अंश। अंश कहते हैं इसको, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में क्या? न्यूमरेटर। वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। और जो नीचे नंबर लिखा होता है, इसको हम लोग कहते हैं हर। हर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यहां पे मैंने लिख दिया डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहां पे मैं डिनोमिनेटर लिख सकता हूं। तो बात समझ में आ गई कि ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको हम अंश कहते हैं, और नीचे वाला जो नंबर होता है उसको हम हर कहते हैं। लेकिन हर की वैल्यू होती है ना, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है, वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कभी भी अगर आपको नीचे 0 दिख रहा है और ऊपर जैसे कोई संख्या लिखी है, अगर जैसे मान लिया 5/0 यानी कि 5/0 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये कभी भी भिन्न नहीं कहलाएगी। ये भिन्न नहीं कहलाएगी क्योंकि 0 का हम 5 में डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। 0 का हम 5 में डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए ये एक फ्रैक्शन नहीं होगी। तभी तो यहां पे मना कर रहा है कि जो हर होगा इसका, वो कभी भी 0 नहीं होगा। कोई भी नंबर हो सकता है, माइनस का नंबर हो सकता है, प्लस का नंबर हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। अगर आपको कहीं पे भी 0 दिख रहा है डिनोमिनेटर, तो वो कभी भी भिन्न नहीं कहलाएगी। क्लियर हो गई बात मेरी? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि भिन्न की परिभाषा हमने पढ़ ली, भिन्न होती क्या है हमने एक एग्जाम्पल से उसको देख लिया, समझ लिया। अब क्या भिन्न अकेली ही होती है या इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, इसके कुछ प्रकार भी होते हैं? बिल्कुल होते होंगे। जैसे कि मान लिया हम लोगों ने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी, तो क्या संज्ञा की परिभाषा अकेली थी? बिल्कुल नहीं थी, उसके भी कुछ टाइप्स थे। नाउन, यानी कि संज्ञा को ही हम लोग इंग्लिश में नाउन कहते हैं। आप लोगों ने नाउन पढ़ा होगा इंग्लिश ग्रामर में, तो इंग्लिश ग्रामर में क्या नाउन की ही डेफिनेशन थी अकेली? नहीं, नाउन के भी कुछ और भी टाइप्स थे। प्रोनाउन के टाइप्स होते हैं, एडजेक्टिव के टाइप्स होते हैं, एडवर्ब, वर्ब, इन सभी के टाइप्स होते हैं कुछ ना कुछ। इसी तरह से बेटा मैथ में जो ये हम लोग फ्रैक्शन पढ़ते हैं, भिन्न पढ़ते हैं, इनके भी कुछ टाइप्स होते हैं। कौन कौन से प्रकार की भिन्न होती हैं, चलिए अब हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां भिन्नों के प्रकार।
ठीक है, भिन्नों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहला टाइप हम लोग अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है समभिन्न। इसको हम उचित भिन्न के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, उचित भिन्न। और इंग्लिश में बेटा इसको बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की बेटा डेफिनेशन क्या होती है कि अगर किसी भिन्न में अंश हर से छोटा हो, मतलब जो न्यूमरेटर होता है, जो न्यूमरेटर है वो लेस होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए डिनोमिनेटर से। आपको केवल ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है, कि अंश अगर हर से छोटा है तो कौन सी भिन्न कहलाएगी, सम भिन्न कहलाएगी, यानी कि उचित भिन्न, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। लेकिन अगर यहां पे अंश हर से बड़ा हो जाए तब वो फ्रैक्शन कौन सी होगी, तब बेटा वो फ्रैक्शन हो जाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। चलिए उसके बारे में भी हम लोग डीपली समझेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। सबसे पहले तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। तो प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा अंश जब हर से छोटा हो जाता है तब वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है, मतलब सम भिन्न कहलाती है ना। अब पहचान कैसे होगी कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है, तो बस आपको यही वाला रूल याद रखना है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फ्रैक्शन लिखी जैसे कि 4/5, 4/5 लिखा। ये 5 क्या है, यहाँ पे हर है, और ये क्या है, ये बेटा हो गया हमारा अंश। तो ज़रा ये देखो क्या अंश इस हर से छोटा है या नहीं है। ये जो 4 लिखा हुआ है ये 5 से छोटा है या बड़ा है। अब आपका आंसर होगा कि सर 4 यहाँ 5 से छोटा है। अगर यहाँ 4 5 से छोटा है तो ये फ्रैक्शन कौन सी हो गई, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, यानी कि समभिन्न। क्लियर। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पे अगर लिखा हुआ है जैसे 7/13, अब जरा यहाँ पे देखो ये जो 7 है ये क्या हो गया, ये हो गया अंश। ये जो 13 लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, ये हर हो जाएगा। अब यहाँ पे अंश जो है ना वो हर से छोटा हो रहा है, यानी कि जो 7 है ये 7 है ये छोटा है किससे, 13 से। तो जाहिर सी बात है कि ये जो फ्रैक्शन यहाँ पे लिखी है 7/13 ये कैसी फ्रैक्शन होगी, ये हो जाएगी बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब समभिन्न हो जाएगी ये भी। बात समझ में आ रही मेरी। प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई कि जिस फ्रैक्शन में अंश हर से छोटा होता है उस फ्रैक्शन को हम समभिन्न कहते हैं, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, यानी कि इसका जो नेक्स्ट टाइप है जिसका नाम है विषम भिन्न, यानी कि अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो दूसरा टाइप है बेटा हमारा विषम भिन्न, जिसको हम दूसरा नाम और भी दे सकते हैं यहाँ पे अनुचित भिन्न, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। अभी हम लोगों ने जो प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ी उसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि जब अंश हर से छोटा हो जाए तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। लेकिन यहाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। थोड़ी सी अलग क्या मतलब, अगर देखा जाए तो यहाँ लिखा गया है, ये कह रहा है कि जो अंश है वो हर से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे देखो इक्वल का भी साइन लगा हुआ है नीचे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अंश अगर हर से बड़ा है तब भी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में काउंट की जाएगी, और अगर अंश हर के इक्वल है तब भी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही काउंट की जाएगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको देके बताता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है अगर 7 और यहाँ पे लिखा हुआ है 6। अब यहाँ ये 7 क्या हो गया, 7 तो हो गया अंश, और ये जो हर लिखा हुआ है हर कितना है यहाँ पे 6 है। तो ज़रा ये देख के बताओ क्या 7 इस 6 से बड़ा है या नहीं है, बताओ। 7 6 से बड़ा है
बिल्कुल है। तो इसीलिए ये वाली जो फ्रैक्शन होगी 7/6 ये कैसे हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। क्लियर, ये हो जाएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे यहां लिखा हुआ है 9 और यहां पे मैंने लिखा 5। अब देखो बेटा ये क्या हो गया, ये तो हो जाएगा अंश और ये क्या हो जाएगा, ये हर हो जाएगा। तो 9 इज ग्रेटर देन 5, जो 9 है वो 5 से बड़ा है। तो 9 अगर 5 से बड़ा है जिसकी वजह से ये फ्रैक्शन क्या बनेगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि अगर यहां लिखा हुआ है 8/8। अब यहां पे ये क्या हो गया, ये अंश हो गया ऊपर और ये क्या हो जाएगा, ये हर हो जाएगा। अब जरा ये देखो कि ये जो 8 है, क्या 8 ग्रेटर है 8 से, बिल्कुल नहीं, ये 8 ग्रेटर नहीं है, बल्कि 8 क्या है, इक्वल है 8 के। तो अगर दो यानी कि जो अंश और हर अगर आपस में बराबर भी मिलते हैं तब भी ये फ्रैक्शन क्या कहलाती है, तब भी बेटा ये फ्रैक्शन कहलाएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आ गया कंसेप्ट पूरा, सम भिन्न का यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन का और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बीच में जो अंतर है वो समझ में आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट टाइप है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसका जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है। तो बेटा नेक्स्ट टाइप जो हमारा है वो क्या है, मिश्र भिन्न, मतलब इसको इंग्लिश में कहा जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, अब देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैंने यहां लिखी है। ये डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि जो भिन्न सही बट्टे के रूप में लिखी हो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं, है ना। जो भिन्न सही बट्टे के रूप में लिखी हो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। अब ये सही बट्टे का रूप क्या होता है, आपको मैं यहां पे दिखाता हूं कि सही बट्टे का रूप क्या है। यहां पे मैंने लिखा 2, यहां लिखा 3 और अपॉन यहां पे मैंने लिख दिया जैसे 5। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसको बेटा पढ़ा जाएगा 2 सही 3/5। ठीक है, 2 सही 3/5, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। या अगर इसको इंग्लिश में पढ़ा जाएगा तो कैसे पढ़ेंगे, 2 होल 3/5, ऐसे पढ़ेंगे इसको इंग्लिश में। तो देख लिया सही बट्टे का रूप क्या होता है बेटा, सही बट्टे का रूप इस तरह से होता है, यानी कभी भी अगर आपको इस तरह से कोई फ्रैक्शन लिखी हुई दिखाई दे तो आप समझ जाना कि वो फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब मैं आपसे यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल देके पूछ रहा हूँ कि कौन कौन सी फ्रैक्शन निम्न में से मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मैं एक एग्जाम्पल आपको लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन है ये हमारा कि निम्न में से कौन सी भिन्न मिश्र भिन्न है, निम्न में से कौन सी भिन्न मिश्र भिन्न है। ठीक है, ये मैं आपसे एक एग्जाम्पल पूछ रहा हूं और मैं आपको यहाँ पे 4 पार्ट दे रहा हूं, उसमें से आपको सही उत्तर चुन के और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। क्लियर, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1/7, मैंने बी पार्ट यहाँ पे लिख दिया 7/3/5, मैंने यहाँ पे सी ऑप्शन आपको दिया 4 होल 7/9 एंड डी इज इक्वल टू 0/2। अब आपको यहाँ पे सही आंसर चुनना है, सही आंसर आपको सिलेक्ट करना है और आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। ठीक है, तो बेटा समझ में आ गया मिश्र भिन्न क्या होती है, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो भिन्न सही बट्टे के रूप में लिखी हो उसको हम मिश्र भिन्न कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल मैंने आपको ये देके बताया और उसी से संबंधित मैंने आपको एक क्वेश्चन भी पूछ लिया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। ठीक है, जिसमें कि भिन्नों के प्रकार में जो नेक्स्ट टाइप है इसका, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टाइप है इसका नाम है मिश्रित भिन्न। इंग्लिश में इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन।
ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बेटा मैंने यहाँ पे लिख दी है। वो डेफिनेशन ये है कि भिन्न का अंश हर या दोनों ही यदि भिन्न हो, है ना। क्या कहा है इसने कि या तो भिन्न का अंश एक भिन्न होना चाहिए, या फिर हर कोई एक भिन्न होना चाहिए, या फिर दोनों ही भिन्न होना चाहिए। यानी अंश और हर दोनों ही भिन्न हो तो इस तरह की भिन्न को हम क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। अब ये किस तरह से हमको मालूम पड़ेगा, क्वेश्चन में किस तरह से हमको ये दिखाई देंगे कि हाँ ये मिश्रित भिन्न, हम पहचानेंगे कैसे। तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे मान लिया अगर मैंने यहां पे लिखा 7/2 अपॉन यहां पे मैंने लिख दिया बेटा 5, ठीक है। अब जरा ये देखो कि ये जो हमें अंश दिया है, ये अंश क्या है, खुद एक भिन्न है कि नहीं है, बताओ। यहां ये अंश जो लिखा हुआ है ये एक भिन्न है, हर में तो कोई भिन्न लिखी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें डेफिनेशन में कहा गया था कि भिन्न का या तो अंश एक भिन्न हो या फिर हर एक भिन्न हो। अब जैसे कि हर कोई एक भिन्न होगा तो यहां पे जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, यहां लिखा हुआ है 9/5/7, ठीक है। अब जरा ये देखो यहां जो हर लिखा हुआ है ये हर क्या है, खुद एक भिन्न है कि नहीं है। दूसरा इसमें यह कहा गया था कि दोनों ही यदि भिन्न हो, दोनों ही यदि भिन्न का मतलब अंश भी एक भिन्न हो और हर भी एक भिन्न हो, यानी कि 8/3/2/7। अब देखो बेटा यहां पे ये अंश हो गया ऊपर और ये नीचे हो गया, लाइन के नीचे वाला हो गया ये हर, ठीक है। यहां पे इस लाइन के ऊपर वाला ये अंश हो गया, लाइन के नीचे वाला हर हो गया। यहां पे देखो ये लाइन के ऊपर वाला अंश हो गया, लाइन के नीचे वाला हर हो गया। यहां पे लाइन के ऊपर वाला अंश है और लाइन के नीचे वाला हर है। तो अंश भी यहां पे एक भिन्न के ही रूप में लिखा हुआ है और जो हर लिखा हुआ है ये भी एक भिन्न के रूप में लिखा है। तो इसका मतलब कि जो इसमें डेफिनेशन में कहा गया था, तो डेफिनेशन के अनुसार यहां पे जो इस तरह से भिन्न आएंगी वो सारी की सारी भिन्न क्या कहलाएंगी, मिश्रित भिन्न कहलाएंगी, मतलब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाएंगी। क्लियर। अब आप लोग पहचान सकते हो ना क्वेश्चन में देखते ही कि मिश्र भिन्न क्या है और मिश्रित भिन्न क्या है। देखिए दोनों में अंतर है, मिश्र भिन्न में और मिश्रित भिन्न में अंतर हो गया। मैंने अभी आपको जो पढ़ाया था इससे पहले वाला टॉपिक, उसमें क्या था कि जो मिश्र भिन्न थी वो मिश्र भिन्न सही बट्टे के रूप में लिखी थी, लेकिन यहाँ पे जो मिश्रित भिन्न लिखी हुई है, इस मिश्रित भिन्न में आप लोग देख रहे होंगे कि कभी तो अंश एक भिन्न बन जाता है, कभी हर एक भिन्न बन जाता है, कभी दोनों ही एक भिन्न बन जाते हैं, है ना। तो ऐसी भिन्नों को क्या कहा जाता है, मिश्रित भिन्न कहते हैं। मिश्र भिन्न कभी मत कह देना इसको, नहीं तो गलत हो जाएगा ये, है ना। चलिए बेटा अब बढ़ते हैं आगे एक अगले टॉपिक की ओर, यानी इसका जो अगला टाइप है, ठीक है, उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है उसका नाम है व्युत्क्रम भिन्न। अब इस व्युत्क्रम भिन्न को कहते हैं इंग्लिश में रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। अब ये रेसिप्रोकल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। रेसिप्रोकल हो सकता है कि शायद आपने पढ़ा भी होगा कि जब किसी भी एक फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं, जब किसी फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है मान लिया a और उसके नीचे मैंने लिख दिया क्या b, ठीक है। ये तो अपने सही क्रम में लिखा हुआ है कि a के बाद में क्या आता है, b आता है। अगर मैं इसका क्रम उल्टा कर दूं, उल्टा कर देता हूं, अगर b को मैं ऊपर ले जाऊं और a को मैं ले आऊं b की जगह पे, तो बेटा ये जो हमारी फ्रैक्शन अब बनी है ना, इसी फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहेंगे, मतलब व्युत्क्रम भिन्न कहेंगे, है ना। जब किसी एक भिन्न को हम पलट देते हैं या इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जैसा कि इसमें कहा जा रहा है कि जब किसी भिन्न के अंश व हर आपस में बदल जाते हैं उसे हम व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा अंश, ठीक है a, और ये b क्या हो गया, ये हो गया b हर। अब यहां पे देखो कि ये जो हर था ना, हर, ये हर अब क्या बन गया, यहां पे जाके अंश बन गया है, और ये जो अंश था यहां पे ये क्या बन गया, ये बन गया बेटा हर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले अंश हुआ करता था
अब यहाँ पे वो हर बन गया है, लेकिन जो पहले हर हुआ करता था वो यहाँ पे क्या बन गया, अंश बन गया है। तो डेफिनेशन में यही तो कहा गया था कि अगर अंश और हर आपस में बदल जाते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं, मतलब रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहते हैं। चलिए अब ये तो हमने चलिए मान लिया कि यहाँ पे मैंने ए और बी के फॉर्म में इसको देखा। अगर बाई चांस हमको नंबर दिया जाता है, जैसे कि यहाँ लिखा है 7/2, अब हमसे अगर ये कहा जाए कि 7/2 का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होगा, तो अब आप क्या बताओगे कि सर जो इसका अंश है उसको हर बना दो और जो इसका हर है उसको अंश बना दो। तो यानी कि ये जो 2 है ये 2 चला जाएगा ऊपर और ये जो 7 है ये 7 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कहने का मतलब ये फ्रैक्शन जो थी ये फ्रैक्शन पलट गई, ठीक है, उल्टी हो गई है। 2 चला गया ऊपर और 7 आ गया नीचे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि 4/9। अब 4/9 की रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या बनेगी, ये बनेगी बेटा 9/4। क्लियर। अब जैसे कि यहां पे अगर एक सिंपल हमको नंबर दिया है, एक हमको ऐसा नंबर दे दिया है, बिल्कुल ना इसके डिनोमिनेटर में कुछ है ना इसके न्यूमरेटर में कुछ है, तब ऐसे नंबर का हम रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। तो बेटा बहुत आसान है कि जब भी आपको एक ऐसा साधारण सा नंबर दिया जाए और इसका अगर आपको रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बनाना हो तो आपको कुछ नहीं करना, आप केवल इसके नीचे 1 मान लो। क्या, 1 मान लो इसके नीचे। अब इसको हम पलट देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/5 बन जाएगा। ठीक है, यहां पे ऐसे ही मैंने लिखा 8, तो बेटा 8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। अगर मैंने यहां पे लिखा 12, तो 12 का रेसिप्रोकल क्या होगा, आप बताओगे सर 1/12 होगा 12 का रेसिप्रोकल। तो अब आपको समझ में आ गया कि रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होती है। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में बेटा जो अंश और हर होते हैं ना वो आपस में एक दूसरे के साथ में बदल जाते हैं, एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, तब ऐसी फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर। चलिए देखिए बेटा, अब ये तो हमारे जो भिन्नों के टाइप्स थे, यानी कि जो भिन्नों के प्रकार थे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, वो तो हम लोगों ने पढ़ लिए, कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और इसके एक नेक्स्ट लेवल में हम लोग पढ़ने वाले हैं अब जो भिन्नों के कुछ ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस का मतलब हो गया वो काटने वाला नहीं, काटने कूटने वाला, उसको जैसे कि किसी पेशेंट का ऑपरेशन किया जाता है, वो ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ऑपरेशन का मतलब होता है मैथ के अंदर जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, इनको हम लोग ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने भिन्नों के प्रकार पढ़ लिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों पर जो संक्रियाएं होती हैं उनके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भिन्नों पर आधारित कुछ संक्रियाएं, यानी कि सम ऑपरेशंस बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। ओके, देखिए इसमें हम लोग 4 तरह के ऑपरेशंस पढ़ेंगे, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, है ना। तो अब वो भी ये चारों के चारों जो ऑपरेशंस होंगे वो किसी संख्या पे आधारित नहीं होंगे। किस पर आधारित होंगे, भिन्नों पर, यानी कि फ्रैक्शन पर बेस्ड होंगे वो। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम पहला ऑपरेशन पढ़ते हैं, भिन्नों का योग, यानी कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जब 2 या 2 से अधिक भिन्नें हमको दे दी जाती हैं और उनको आपस में हमको जोड़ना होता है तो किस तरह से उनको जोड़ते हैं, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है अगर 2/5 और प्लस 9/5, ऐसे करके हमको एक एग्जाम्पल दिया है। तो अब आपको यहाँ पे सबसे पहले ये समझना होगा कि अगर कभी भी फ्रैक्शन में आपको हर, यानी कि जो डिनोमिनेटर्स होते हैं, अगर आपको ये सेम दिखाई दें तो आपको करना क्या है कि आपको ये डिनोमिनेटर केवल एक बार लिख देना है, ऐसा कि ऐसा,
और ऊपर जो नंबर बच गया इसको आप एज इट इज नोट कर लो। तो 2 और 9 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा अपॉन 5। ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है अगर कि 7/9 प्लस 19/9। इसमें भी आप देखो ज़रा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेटा दोनों के दोनों जो डिनोमिनेटर हैं वो एक जैसे हैं, तो एक बार लिख दो इसको। ऊपर कितना रह जाएगा, 7 + 19 = 19 और 7 ऐड किया आपस में तो 26/9। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए अभी तो हमने यहाँ पे ये दो फ्रैक्शन पढ़ी। अब 2 से अगर ज़्यादा फ्रैक्शन आ जाती तब उनको सॉल्व कैसे किया जाएगा, उसके लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिया 4/5 प्लस 7/5 प्लस 9/5 प्लस 3/5। इस तरह से बेटा हमको एक एग्जांपल दिया है। अब ज़रा आप यहाँ पे ये देखो कि जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है ये डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है। आप लोग कहोगे सर यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, अगर सेम है तो इसको एक बार लिख दो। अब ऊपर जो भी नंबर बच गए उनको एज इट इज नोट कर लो। 4 + 7 + 9 और +3, इनको आपस में जब ऐड करोगे तो ऐड करने पे कितना आएगा, ये 4 और 7 11 9 20 और 3 23/5। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर, आपको समझ में आ गया कि अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसको ऐड करने के लिए हम इस तरह से इनको ऐड करते हैं कि डिनोमिनेटर एक बार लिख देते हैं और ऊपर वाली सारी संख्याओं को ऐड कर दिया जाता है। तो इस तरह से सेम बेस वाले क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, चलिए अब हम लोग जानेंगे कि अगर यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर अलग अलग आ जाते हैं तब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बेटा जैसे कि हमें यहाँ एक क्वेश्चन दिया है 3/5 प्लस 2/3। अब इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। अभी इससे पहले वाले जो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे थे उस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था कि नीचे के डिनोमिनेटर सेम दिए जाते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग हो गया। क्या अलग हो गया कि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है बल्कि डिफरेंट है। तो जब भी आपको डिनोमिनेटर डिफरेंट दिखाई दें तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली उनका एलसीएम ले लो बस, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। एलसीएम जब लोगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 का एलसीएम, यहाँ पे आप करके देख सकते हो। 5 और 3 का एलसीएम, 3 से डिवाइड करोगे 5 ऐसा कि ऐसा, ये 1 हो गया। 5 से डिवाइड किया 1 ऐसा कि ऐसा, ये भी 1 हो गया। और इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15, है ना। तो ये आ गया आपका 15। क्लियर, अब देखिए अब क्या करना है कि यहाँ पे जैसे ये 5 लिखा हुआ है, सबसे पहले इस 5 का 15 में कर दो डिवाइड, है ना। पहले इस डिनोमिनेटर का इसमें आप करोगे डिवाइड तो कितना हो जाएगा, 5 का जब 15 में डिवाइड होगा तो बेटा हो जाएगा 3, ठीक है। और ये जो 3 है ना, इस 3 का इस ऊपर वाले 3 में कर देंगे मल्टीप्लाई। ये वाला 3 तो ये आ गया यहाँ, और जितनी बार भी हमारा डिवाइड हुआ उसको मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस ऐसे ही यहाँ पे भी करोगे कि 3 का इसमें करोगे जब डिवाइड, 3 का जब डिवाइड करोगे तो बेटा आपका कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं। और इस 5 का क्या करना है, इस 2 में मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 × 5 हो गया ये। अब 3 3 जा 9 प्लस 2 5 जा 10 अपॉन कितना है, 15 है। 9 और 10 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 19/15। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसको हम एक शॉर्ट मेथड से और भी कर सकते थे। वो कैसे, वो इस तरह से कि जैसे मान लिया यहाँ लिखा हुआ है 3/5 प्लस 2/3। हम क्या करें कि जैसे इसका इसमें कर दो पहले मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, मैंने 15 यहाँ पे लिख दिया। 3 का मल्टीप्लाई 3 कर दो, ठीक है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का 3 के साथ और 5 का 2 के साथ। 3 3 जा 9 प्लस 5 2 जा 10, 9 और 10 को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 19/15। यही आंसर आया कि नहीं आया। लेकिन बेटा ये जो मैंने एलसीएम करके आपको बताया है ना, ये एलसीएम मेथड आपको वहां पे ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा जब आपकी 2 फ्रैक्शन से ज़्यादा फ्रैक्शन आ जाएंगे, क्योंकि वहां पर आप इस तरह से सॉल्व करोगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इसीलिए
आपके लिए ये एलसीएम वाला जो मेथड है ये बेहद ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, इसलिए आप इसमें पहले दो संख्याओं को सॉल्व करने के लिए एलसीएम मेथड का प्रयोग कैसे किया गया आप पहले उसको यहाँ पे डीपली सीख लो। फिर उसके बाद में जब आप दो से ज़्यादा भिन्नें आ जाती हैं जोड़ने के लिए, जैसे कि 3 भिन्नें आ गई, 4 भिन्नें आ गई, उनको जब हम हल करेंगे तो उनको हल करने के लिए हम लोग जब एलसीएम किया करेंगे ना तो बहुत जल्दी हमको जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की टाइमिंग है वो भी हमारी बच जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये एलसीएम वाला मेथड बताया था। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं तो और अच्छी तरह से हमको क्लियर हो जाएगा। तो बेटा दूसरा एग्जांपल मैंने ये लिया है 7/2 + 9/5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, हर एक चीज आपको समझ में आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि इस तरह के जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे कंसेप्ट विद शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा कि किसी भी क्वेश्चन को आप मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि जब भी मैं आप लोगों के लिए इस तरह के नई वीडियो लेके आऊं तो उस वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन पर पहुंचे। ठीक है, और इस वीडियो में पढ़ाए गए जितने भी कंसेप्ट हैं, इनके अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो उन सारे पीडीएफ नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप जाइए उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से इन सारे वीडियोस के आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए बेटा, अब हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहां लिखा हुआ है जैसे कि 7/2 + 9/5। आपको करना क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये दोनों के दोनों जो डिनोमिनेटर दिए हैं ये सेम है या डिफरेंट हैं। आप लोग बताओगे कि सर यहाँ तो ये दोनों के दोनों डिफरेंट हैं। अगर ये डिफरेंट है तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे इन दोनों का हम लोग एलसीएम कर लेंगे। तो 2 से डिवाइड किया सबसे पहले, ये तो 1 हो गया, 5 हमारा एज इट इज नोट कर लिया। इसके बाद में हमने 5 से डिवाइड किया तो 1 और ये भी 1। अब इसका मल्टीप्लाई किया तो बेटा कितना आ गया, 2 5 जा 10 आ गया। तो मैंने 10 को यहाँ पे नोट कर लिया, क्योंकि एलसीएम जो निकल के आता है उसी को तो यहाँ नोट करते हैं। फिर क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर का पहले इसमें डिवाइड करते हैं। जितने बार भी डिवाइड जाता है उसका ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 2 का हमने 10 में डिवाइड किया तो कितना हो गया, 5 हो गया। और 5 का जब 7 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 × 5 प्लस 5 का डिवाइड करोगे बेटा ऐसे ही यहाँ 10 में तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 का हम लोग 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 2 हो गया ये। 7 5 जा 35 प्लस 9 2 जा 18/10। और इनको आपस में ऐड करोगे जब 35 को और 18 को तो ये हो जाएगा बेटा 53/10। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एक नेक्स्ट लेवल पे, जहां पर 2 फ्रैक्शन से अगर ज्यादा फ्रैक्शन अगर आपको दे दी जाती हैं, उनको ऐड करने के लिए आप क्या करोगे। तो बच्चों हमने यहां पे आपके लिए एक एग्जांपल लिया है। इसमें यहां पे 2 फ्रैक्शन से ज्यादा फ्रैक्शन आ गई हैं और इनको हमें ऐड करना है। तो हमें करना क्या होगा, बेसिकली सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इसके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम होंगे तो एक बार डिनोमिनेटर लिख के ऊपर वाले सारे नंबर ऐड कर दो, आंसर आ गया। लेकिन अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट डिनोमिनेटर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। देखिए ये मैं अभी जो आपको फ्रैक्शन पढ़ा रहा हूं और यहां पे मैं आपको एलसीएम निकाल के दिखा रहा हूं कि इस तरह से निकाल सकते हो आप एलसीएम, लेकिन बेटा यहां पे आपको टाइम भी बहुत लगेगा, है ना। तो जब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ वाला जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप किसी भी फ्रैक्शन के नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को देख के ही पता लगा सकते हो कि इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, आप देख के ही पता लगा लोगे। ठीक है, इतनी मजेदार मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, एक सुपर ट्रिक बताऊंगा कि जिससे कि आप किसी भी फ्रैक्शन के एलसीएम को या उस फ्रैक्शन के एचसीएफ को आसानी से देख के ही पता लगा सकते हो कि इसका एलसीएम या एचसीएफ कितना होने वाला है।
यहाँ पे तो मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि इस तरह से एलसीएम निकाला जाता है और एलसीएम निकालने के बाद में इस तरह फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि 5, 2, 3 और 15 इनका एलसीएम कितना होगा। 5, 2, 3 और 15। सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे क्योंकि सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 5 तो कटेगा नहीं, 2 से 2 कट जाएगा 1 टाइम, 2 से 3 कटेगा नहीं, 15 भी कटेगा नहीं। अब इसके बाद बेटा 3 से डिवाइड कर लो, तो 3 का 5 में डिवाइड करोगे कटेगा ही नहीं, 3 का 1 में किया 1 रहा, 3 का 3 में कर दोगे 1 हो जाएगा, 3 का 15 में करोगे 5 हो जाएगा। अब 5 से कर देंगे तो 1 1 1 और ये 1, ये आ गया बेटा आपका फैक्टर्स, और इन फैक्टर्स के कर लो आपस में मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6 और 6 5 जा होता है 30, तो एलसीएम आपका कितना आ गया, एलसीएम आ गया बेटा आपका 30। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब हम लोग एक एक करके ये सारे डिनोमिनेटर्स के इसमें डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने पे जितना भी आएगा उसका ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले 5 का हम 30 में डिवाइड करते हैं, तो 5 का जब 30 में डिवाइड करोगे तो 5 6 जा 30, 6 टाइम्स हो गया डिवाइड, और उस 6 का जब 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। प्लस 2 का जब डिवाइड करोगे 30 में तो कितना हुआ, 15 हो गया, और 15 का जब 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 105। ध्यान रखना, नीचे वाले नंबर का डिवाइड होता है, ऊपर वाले नंबर का मल्टीप्लाई होता है। नीचे वाले नंबर का डिवाइड, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई, नीचे वाले का डिवाइड, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई। गलत मत कर देना, ठीक है, वरना तुम यहाँ का यहाँ पे भी डिवाइड कर दो फिर बाद में ऊपर भी डिवाइड कर दो, ये गलत हो जाएगा। ये चीज हमेशा याद रखना कि नीचे का डिवाइड, ऊपर का मल्टीप्लाई। प्लस 3 का डिवाइड करोगे 30 में कितना हुआ, 3 का जब डिवाइड करोगे 30 में तो हो जाएगा 10 टाइम्स, क्योंकि 3 10 जा 30 होता है, और 10 का जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। प्लस 15 का जब डिवाइड करोगे 30 में तो हो गया बेटा 2 टाइम्स, और 2 का जब 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14। क्लियर। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के लिए 2 5 7, 7 और 4 हो गया 11, 1 हो गई कैरी, ये 1 और 1 2, 2 और 10 हो गया 12, 12 और 4 हो गया 16, और 1 17, यानी कि 171/30 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से बेटा हम किसी भी फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं, अगर वो फ्रैक्शन 2 हो या 2 से ज़्यादा हो तो एलसीएम लेके उनको सॉल्व किया जा सकता है। बात समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं अब एक नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अब भिन्नों का घटाना, मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्नों का अंतर, यानी कि भिन्नों का घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, अब ये सब्ट्रैक्शन हम लोग कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ, वो आप ध्यान से सुनना कि जब हम लोग फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो आप 2 या 2 से अधिक भिन्नों को ऐड कर सकते हो। ठीक है, 2 या 2 से अधिक भिन्नों को, 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शंस को आप ऐड कर सकते हो, लेकिन सब्ट्रैक्शन में यह नियम निश्चित है कि आप 2 से ज्यादा भिन्नों को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई की बात करें तो आप 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन अगर डिवाइड की बात करते हैं तो डिवाइड में ये रूल है, ये नियम है कि 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस का आप डिवाइड नहीं करोगे, केवल और केवल डिवाइड हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही फ्रैक्शन के बीच में हो सकता है, 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस के बीच में डिवाइड संभव नहीं है। तो बात समझ में आ गई। आप ऐड कर सकते हो और मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस में, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवाइड ये आप सिर्फ और सिर्फ दो ही फ्रैक्शंस में कर सकते हो, 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस के बीच में ना आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और ना ही आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं भिन्नों का अंतर, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके।
8/3 माइनस 7/3, ये एक क्वेश्चन हमको दिया है। यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो जो अभी हम लोगों ने ऐड में पढ़ा था कि जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एक बार लिखते हैं, वही यहाँ पे भी हो जाएगा कि 3 को हम एक बार लिख देंगे और ऊपर कितना बचेगा 8 माइनस 7, 8 में से 7 माइनस किया तो 1 बचा अपॉन 3 हो गया। ये तो बात हो गई जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब की, ठीक है, सिंपल है ये। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाते हैं अभी तब क्या करते, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 8/3 माइनस 7/5, ऐसे करके दिया गया क्वेश्चन। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिनोमिनेटर दोनों अलग हो गए, और अगर डिनोमिनेटर अलग हो गए हैं तो क्या करना पड़ेगा, 3 का और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब 3 का और 5 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 15, है ना। अब आप करके देख सकते हो एलसीएम। इससे पहले अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें एलसीएम निकालना सीखा था, उसी बेस पे आप एलसीएम निकाल सकते हो 3 और 5 का, ठीक है, इतना ही निकलेगा, आप करके देख लेना। अब क्या करते हैं कि जब एलसीएम आ चुका होता है फिर इस डिनोमिनेटर का हम इसमें डिवाइड करते हैं, और जितनी बार भी डिवाइड होता है उसका ऊपर वाले में मल्टीप्लाई, नीचे वाले का डिवाइड ऊपर वाले का मल्टीप्लाई। 3 का डिवाइड करोगे 15 में कितना हो गया 5 टाइम्स, और 5 का जब 8 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 40, माइनस 5 का जब डिवाइड करोगे 15 में तो कितना हुआ 3 टाइम्स, और 3 का जब 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 21। अब 40 में से 21 को जब माइनस करोगे तो 19 बचेगा और नीचे बच जाएगा 15। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर। तो अब आप लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दो फ्रैक्शंस को आपस में। मैंने 2 एग्जांपल आपको दिए हैं। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब उसको ऐसे सॉल्व किया जाता है, डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट होते हैं तो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बस यही 2 टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर जब हम लोग सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे होते हैं तब। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें हम लोग क्लियर करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो बेटा जो थर्ड ऑपरेशन है हमारा वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि भिन्नों का गुणा। अब भिन्नों का गुणा कैसे किया जाएगा, देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। यहां लिखा हुआ है जैसे 7/2 मल्टीप्लाई 9/5। अंश का गुणा अंश में किया जाता है और हर का गुणा हर में किया जाता है। मतलब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ करेंगे और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ करेंगे, है ना। अगर यहां पे कोई नंबर ऐसा है जो कि एक दूसरे से कट रहा हो, लेकिन ऊपर नीचे आमने सामने अगर कोई नंबर ऐसे आपको दिख रहे हैं कि वो कटने वाले हैं, तो काट मत देना उनको, डिवाइड मत कर देना, वरना गलत हो जाएगा। क्योंकि हमने अभी आपको क्या बताया कि सामने वाले नंबर का आपस में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन क्रॉस वाले नंबर को आप काट सकते हो, ऊपर नीचे के नंबर को काट सकते हो, लेकिन आमने सामने के नंबर को कभी भी नहीं काट सकते, क्योंकि आमने सामने के जो नंबर्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई होता है, उनको डिवाइड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अब जरा ये देख लो यहाँ पे कि कोई ऐसा नंबर है क्या जो एक दूसरे से डिवाइड हो रहा हो। क्या 5 से 7 काट सकते हैं? नहीं काट सकते। 7 से 5 काटा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। 5 से 9 काटा जा सकता है? नहीं। 9 से 5 काट सकते हैं? बिल्कुल नहीं काट सकते। अब बारी आती है 2 की। क्या 2 से 7 काट सकते हैं? नहीं काट सकते। 7 से 2 को काटा जा सकता है? नहीं। 2 को 9 से काट सकते हैं? नहीं। 9 को 2 से काट सकते हैं? नहीं। तो जब यहाँ पे कोई भी नंबर एक दूसरे से डिविजिबल है ही नहीं, तो फिर हमारे पास में बेटा एक ही ऑप्शन बचता है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ लिख दो 7 9 जा 63, 2 5 जा 10। दिस इज द फाइनल आंसर। आ गया आंसर हमारा निकल के, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेने की भूल मत करना, ना आपके दिमाग में ये फीड हो जाए कि सर ने तो हमको 2 फ्रैक्शन में एलसीएम करना बताया था तो 2 और 5 का एलसीएम ले ले रहे। यहाँ एलसीएम नहीं हुआ है ये। अगर 2 और 5 का एलसीएम भी लोगे ना तो 10 ही निकलेगा, लेकिन ये दिमाग से निकाल देना कि यहाँ पे ये एलसीएम हुआ है, क्योंकि मल्टीप्लाई में कभी भी एलसीएम नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में आप एलसीएम कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई में आप एलसीएम नहीं कर सकते, ठीक है।
एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है बेटा, यहां पे इसको जरा देखते हैं गौर से। देखो ये दोनों आपस में कट रहे हैं, ऊपर नीचे हैं तो काट सकते हैं, ऊपर नीचे तो काट सकते हैं। देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 से हमने डिवाइड किया दोनों में, क्योंकि 4 से ही कटने वाले थे दोनों के दोनों। तो जब 4 से हमने 4 को काटा तो एक बार कटा, 4 से हमने 8 को काटा तो 2 बार कटा, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है। अब इनको देख लो, क्या ये भी कट सकते हैं? बिल्कुल कट सकते हैं। 9 1 जा 9 एंड 9 9 जा 81 हो गया। तो ऊपर तो बचा बेटा 1 और सामने क्या है 1, मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 1 जा 1 हो गया, नीचे 2 और 9 तो 2 9 जा कितना हो गया 18 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखिए यहां पे मैंने अभी आपको 2 फ्रैक्शन लेके बताया, 2 फ्रैक्शन को सॉल्व करके बताया। अब बाई चांस अभी 2 फ्रैक्शन से ज्यादा फ्रैक्शन आ जाती है मल्टीप्लाई में, तब कैसे किया जाएगा? यहां लिखा हुआ है 12/15 मल्टीप्लाई 18/72 मल्टीप्लाई 4 मान लिया 20 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 36/42। ओके, जैसे यहाँ पे ये इतने सारे नंबर्स दे दिए हैं और इतनी सारी फ्रैक्शंस दे दिए हैं, अब इनका क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो बेटा कैसे होगा ये। देखो सबसे पहले 18 1 जा 18 और 18 4 जा, ऊपर नीचे था इसलिए काट दिया, क्रॉस में होता कट सकता था, लेकिन आमने सामने का। देखो 18 के सामने 36 था, नहीं काटा जाएगा। 4 के सामने 12 था, नहीं कटेगा, है ना, क्योंकि सामने के नंबर कटते ही नहीं है। ऊपर नीचे के काट सकते हो, क्रॉस के काट सकते हो। तो यहाँ ऊपर नीचे लिखा हुआ था, कट गया ये। 18 1 जा 18 और 18 4 जा 72। देखो बेटा ये 4 से ये वाला 4 कट गया, 1 टाइम कटा कि नहीं। अब आ जाओ नीचे यहाँ पे, यहाँ देखो कुछ कट रहा है कि नहीं। बिल्कुल कट रहा है बेटा। देखो ये 4 से कट रहे हैं, ये 12 और 20 दोनों 4 की टेबल में आते हैं। 4 से काट दिया 4 3 जा, 4 से काट दिया 4 5 जा, ठीक है। और देखो ये 3 ऊपर है 15 नीचे है, तो कट सकते हैं आपस में, ऊपर नीचे हो गए। 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। यहां पे देखो कुछ कटेगा या नहीं, यहां कुछ नहीं कट रहा। हाँ ये कट जाएंगे, ऊपर नीचे वाले कट रहे हैं। 3 से कट रहे हैं। 3 से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये कटेगा बेटा आपका 14 टाइम्स, और 3 से इसको जब डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा आपका 12 टाइम्स। अब इन दोनों को हम काट सकते हैं किससे? 2 से। 2 से कट रहे हैं दोनों। 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14। अब देखो ऊपर क्या बचा और नीचे क्या बचा। ऊपर देखो ये 1 बचा 1 बचा 1 बचा और 6 बचा, इनका कर लेंगे मल्टीप्लाई। 1 1 जा 1 1 जा 1 6 जा 6, ठीक है, कितना हुआ 6 हुआ। नीचे इनका मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो 5 5 जा 25, 25 7 जा 175। ये हमारा आंसर आ गया फाइनल। तो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे कि हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये मैंने आपको 3 एग्जाम्पल इसके दिए हैं मल्टीप्लाई के, जहां पर मैंने ऊपर तो 2 लिए और नीचे 2 से ज़्यादा वाली फ्रैक्शन ली है, और इसका मल्टीप्लाई मैंने आपको करके बताया। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब बेटा इसका जो लास्ट ऑपरेशन रह गया है वो है डिवाइड वाला। चलिए जल्दी से उसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्नों का भाग, मतलब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। अब ये डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, इसमें हम लोग किस तरह के क्वेश्चंस पढ़ते हैं मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि आप केवल और केवल 2 फ्रैक्शंस के बीच में ही डिवाइड कर सकते हैं। 2 से ज्यादा फ्रैक्शन अगर आपको दिखाई दे रही है तो उसमें डिवाइड संभव नहीं है। तो चलिए बेटा देख लेते हैं एग्जाम्पल इसके 1-2, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा और लगभग आधा चैप्टर ये आपका फिनिश हो जाएगा फ्रैक्शन वाला। यहां पे मैंने लिखा जैसे 7/8 डिवाइड 63/64, ऐसे करके मैंने एक क्वेश्चन लिया। आपको करना कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा ध्यान देना। यहां पे जैसे मैं ABCD की फॉर्म में आपको समझा रहा हूं,
यहाँ लिखा है a अपॉन बी डिवाइड c अपॉन डी। आपको क्या करना है, इन दोनों फ्रैक्शंस का आपस में डिवाइड करना है। तो आगे वाला तो फ्रैक्शन ऐसा का ऐसा रहेगा, ये यहाँ डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लग जाएगा, और ये जो पीछे वाला है ना, पीछे वाला फ्रैक्शन, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब समझाया था, क्या होता है, पलट जाना। ये आपस में पलट जाएंगे, डी चला जाएगा ऊपर और सी आ जाएगा नीचे। तो कितना आ गया, a अपॉन बी मल्टीप्लाई डी अपॉन सी। ऐसे ही यहाँ पे करने वाले हैं हम लोग कि आगे वाला नंबर हमने एज इट इज नोट कर लिया, पीछे वाले को पलट देंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा। 64 ऊपर गया, 63 आ गया नीचे। अभी हमने बताया था, मल्टीप्लाई पढ़े थे अभी इससे पहले वाले स्लाइड में। तो मल्टीप्लाई में बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आमने सामने के नंबर कभी भी नहीं डिवाइड होते। आमने सामने के नंबर का तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो डिवाइड कौन से नंबर होते हैं, या तो क्रॉस वाले या फिर ऊपर नीचे वाले, है ना। तो देखो ये 8 और 64 ये क्रॉस में कट जाएंगे। 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64। यहाँ पे देखो 7 और 63 ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे। 7 1 जा 7 एंड 7 9 जा 63। तो देखो बेटा ऊपर तो बच गया 1 और 8, इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 8 आया। नीचे 9 और 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 आ गया। इस तरह से हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 8 अपॉन 9 आ गया। क्लियर। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। यहां जैसे लिखा है 21 अपॉन 69 डिवाइड, एक संख्या और लेते हैं जैसे 42 अपॉन 23। ऐसे करके हमने एक नंबर ले लिया। यहाँ हमको क्या करना है, इसका डिवाइड करना है। तो सेम यही प्रोसेस रहेगी, आगे वाला नंबर एज इट इज, डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई, पीछे वाले का रेसिप्रोकल। क्लियर। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं। 21 से 42 कैंसिल हो जाएगा। 21 1 जा 21, 21 2 जा 42। 23 से ये कैंसिल हो जाएगा। 23 1 जा 23, 23 3 जा 69। अब देखो बेटा ऊपर कितना बचा, 1, यहाँ 1, तो 1 1 जा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नीचे 3 बचा, 2 बचा, 3 2 जा 6 हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, है ना। तो अब हम लोगों ने आज देखा यहाँ पे इस वीडियो के अंदर कि फ्रैक्शंस क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होती हैं, और फ्रैक्शन से जुड़े हुए कुछ ऑपरेशंस भी हम लोगों ने देखे, जिसमें हम लोगों ने ऐड पढ़ा, सब्ट्रैक्ट पढ़ा, मल्टीप्लाई पढ़ा, डिवाइड पढ़ा। और इसके जो अगले कुछ और भी टॉपिक्स रह गए हैं, उन टॉपिक्स के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो, यानी कि जो नेक्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं, और बहुत जल्दी वो आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि जब भी मैं वो आपका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर उसका पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। और हाँ, इस वीडियो से जुड़े हुए अगर आपको PDF नोट्स चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए जो आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ और भी मज़ेदार टॉपिक्स के साथ में, जिनको आसान और शॉर्ट तरीके से हल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ।